मॉनिटर से जुड़ी हुई अगली टर्मिनोलॉजी है रिफ्रेश रेट। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि मॉनिटर में जो भी इमेज मॉनिटर के थ्रू जो भी इमेज या वीडियो हमको दिखता है वो वीडियो या इमेज छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती हैं और प्रत्येक डॉट को पिक्सल कहा जाता है। इन पिक्सल को जो भी डेटा रिसीव होता है वो सीआरटी मॉनिटर के केस में इलेक्ट्रॉनिक गन से रिसीव होता है। इलेक्ट्रॉन गन उन पिक्सल्स को डेटा देती है और वो ही डेटा पिक्सल्स के माध्यम से हम देखते हैं, यानी जो भी हम देखते हैं वो दिखाती तो पिक्सल्स हैं, लेकिन पिक्सल्स को डेटा देता कौन है? पिक्सल्स को डेटा देता है सीआरटी मॉनिटर में इलेक्ट्रिक गन। तो इलेक्ट्रिक गन डेटा प्रोवाइड करता है पिक्सल को, तो पिक्सल डेटा को दिखाने का केवल एक माध्यम है, जिसके कारण पिक्सल का डेटा लगातार बदलता रहता है। यानी जो उसे इलेक्ट्रॉन गन देगा पिक्सल उस डेटा को हमें दिखाएगा, अगेन इलेक्ट्रॉन गन जो उसे देगा वो पिक्सल हमको दिखाएगा। तो पिक्सल में लगातार डेटा बनता और मिटता रहता है, लगातार डेटा बनता और मिटता रहता है। यानी नया डेटा आता है पुराना चला जाता है, फिर नया आता है फिर पुराना चला जाता है। कुल मिला के पिक्सल्स में नया डेटा आता रहता है, पुराना जाता रहता है। तो नए डेटा का आना और पुराने डेटा का जाना, इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्रेश होना। रिफ्रेश होना, रिफ्रेश होने की दर हमेशा स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत ही कम। तो रिफ्रेश होने की दर को नापा जाता है हर्ट्ज में। हर चीज को मापने की एक शुद्ध इकाई होती है, जैसे हम घी किलो या लीटर में नापते हैं, पानी को भी हम यूजुअली लीटर में नापते हैं, और इसके अलावा रास्तों रोड को हम किलोमीटर में नापते हैं, कपड़ों को हम मीटर में नापते हैं। तो हर एक चीज को मापने का एक शुद्ध मापक होता है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट होती है। ठीक उसी तरह से मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट है, यानी जो उसके पिक्सल्स को नया डेटा मिलता है पुराना डेटा हटता है, रिफ्रेशमेंट को नापने के लिए हर्ट्ज HERTZ हर्ट्ज का यूज किया जाता है। और यहाँ पर अगर किसी पिक्सल का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है तो यूं समझ लीजिए कि मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाली इमेज 1 सेकंड में 60 बार रिफ्रेश होगी। यानी 1 सेकंड में वो 60 बार नए डेटा को लेगी और पुराने डेटा को हटाएगी। आधुनिक LCD या LED मॉनिटर की रिफ्रेश दर 144 हर्ट्ज और 240 हर्ट्ज होती है, इसलिए इन पर प्रदर्शित होने वाली पिक्चर की गुणवत्ता काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ यूं समझ लीजिए कि अभी के टाइम में जो आप LCD या LED देख रहे हैं उनकी क्वालिटी पिछले CRT मॉनिटर्स की तुलना में बेहतर है, तो कहीं ना कहीं इनके बेहतर होने में उनके ज्यादा रिफ्रेश रेट का भी योगदान है। अगली टर्मिनोलॉजी जो हमें यहाँ पर पढ़नी है वो है डॉट पिच। डॉट पिच, पिक्सल्स के बीच में जो गैप होता है, डॉट मैंने आपको बताया पिक्सल को डॉट के नाम से भी जाना जाता है, तो डॉट के बीच में जो गैप रहता है वो गैप यहाँ पर डॉट पिच के नाम से जाना जाता है। देखिए डॉट पिच एक प्रकार की मापन तकनीक है जो प्रदर्शित करती है कि क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल दो पिक्सल के मध्य अंतर या दूरी कितनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि दो डॉट्स के बीच की दूरी डॉट पिच कहलाती है, और यहाँ यूं माना जाता है कि डॉट पिच ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डॉट पिच देखिए जितनी ज्यादा होगी पिक्सल्स के बीच में गैप भी उतना ज्यादा होगा। गैप ज्यादा होगा तो पिक्सल्स के बीच की संख्या कम होगी तो पिक्चर क्वालिटी खराब होगी। यहाँ यूं समझ लीजिए कि डॉट पिच जितनी कम हो उतना अच्छा, क्योंकि डॉट पिच जितनी कम होंगी पिक्सल्स उतनी करीब होंगी, और जितने पिक्सल्स करीब होंगी उनकी क्वालिटी उतनी ही ज्यादा शार्प होगी, अच्छी क्वालिटी होगी। अगली टर्मिनोलॉजी हमें पढ़नी है इंटरलेसिंग एंड नॉन इंटरलेसिंग। तो यहाँ पर इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग वीडियो डिस्प्ले करने की दो तकनीकें हैं। पुराने समय के मॉनिटर्स में इंटरलेसिंग तकनीक का यूज होता था और अभी के समय में नॉन इंटरलेसिंग टेक्निक का यूज होता है। पुराने समय में जब CRT मॉनिटर्स यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स यूज में लिए जाते थे तो उसमें इलेक्ट्रॉन गन डेटा प्रोवाइड करने का काम करती थी, और डेटा इलेक्ट्रॉन गन क्योंकि एक समय में केवल आधी लाइन खींचती थी, आधी लाइन को ही रिफ्रेश करती थी, इसीलिए इस तरह के मॉनिटर में रिफ्रेश साइकिल 2 बार चलती थी। यानी पहले बार में आधी लाइन से आधी रिफ्रेश होगी और दूसरे बार में आधी लाइन से आधी रिफ्रेश होगी।
पुराने समय में आपने देखा होगा, जब हम पुराने समय में कैसेट चलाते थे तो कैसेट चलाने में कई बार कैसेट जब अटकती थी तो आधी पिक्चर आधे खिसक जाती थी, आधी पिक्चर पीछे रह जाती थी। तो उस तरह की टेक्निक इंटरलेसिंग टेक्निक के कारण होती थी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन गन केवल आधी लाइन खींचती थी। अभी के मॉनिटर्स की हम बात करें तो अभी के मॉनिटर्स नॉन इंटरलेसिंग टेक्निक पर बेस्ड होते हैं। नॉन इंटरलेसिंग टेक्निक क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन पर बेस्ड नहीं है और ये एक ही बार में पूरे ही मॉनिटर को कवर करती है, इसलिए इनका रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा होता है। और नॉन इंटरलेसिंग टेक्निक के हिसाब से इंटरलेसिंग टेक्निक से ज्यादा बेहतर मानी जाती है। और वर्तमान में जितने भी मॉनिटर्स प्रयोग में लिए जा रहे हैं, ऑल दीज मॉनिटर्स आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ नॉन इंटरलेसिंग टेक्निक। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे वीडियो स्टैंडर्ड्स के बारे में। वीडियो स्टैंडर्ड्स मतलब समय के साथ साथ मॉनिटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती गई है। समय के साथ साथ वीडियो डिस्प्ले टेक्निक में लगातार बदलाव आया है। तो शुरू से लेके अब तक जितने भी तरह के अलग अलग वीडियोस की टेक्निक्स हमारे सामने आई हैं, उन वीडियोस की टेक्निक्स को यहाँ पे वीडियो स्टैंडर्ड कहा गया है। तो वीडियो स्टैंडर्ड्स को फिलहाल हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। पहली कैटेगरी है मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर। यहाँ पर मैं बता दूं कि मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर केवल 2 कलर्स के कॉम्बिनेशन वाले डिस्प्ले को कहा जाता था, यानी कि सबसे शुरुआती समय में यहाँ पर डिस्प्ले की स्पेलिंग गलती हो गई है, DISPLAY है, आप लोग सही तरह से नोट कीजिएगा। फिलहाल मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर उस कलर डिस्प्ले को बोला गया है, उस वीडियो स्टैंडर्ड को बोला गया है जिसमें केवल 2 ही कलर्स अवेलेबल होते थे, ब्लैक और व्हाइट। इस तरह के वीडियो स्टैंडर्ड में ब्लैक और व्हाइट के अलावा दूसरे कलर्स अवेलेबल नहीं थे। कंप्यूटर सिस्टम के सबसे शुरुआती समय में इस तरह के वीडियो स्टैंडर्ड का यूज किया गया था। इस तरह के वीडियो स्टैंडर्ड मोड में 80 कॉलम होते थे चौड़ाई में, यानी कि हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करें तो 80 कॉलम हुआ करते थे और 25 लाइनें होती थी अगर हम वर्टिकली बात करें। उस समय ग्राफिक्स का इतना ज्यादा चलन नहीं था, वीडियोस का इतना ज्यादा चलन नहीं था। यूजुअली टेक्स्ट ही एकमात्र ऐसा माध्यम था जिसके थ्रू हम डेटा को डिस्प्ले करवाते थे। तो उस समय इस तरह के रॉज और कॉम्बिनेशन से, यानी 80 कॉलम्स का समूह और 25 लाइनों के कॉम्बिनेशन से टेक्स्ट डेटा को डिस्प्ले किया जाता था। और जैसा मैंने बताया कि कलर की बात करें तो उस समय केवल 2 ही कलर होते थे, बैकग्राउंड ब्लैक कलर का होता था और व्हाइट कलर से उसके ऊपर टेक्स्ट को डिस्प्ले किया जाता था। उस तरह के वीडियो स्टैंडर्ड को मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर कहा जाता था। अगला वीडियो स्टैंडर्ड था CGA, यानी कलर ग्राफिक्स एडेप्टर। नाम से ही आप समझ जाएं कि पहली बार कलरफुल वीडियो स्टैंडर्ड को अस्तित्व में लाया गया। पहली बार इसे डेवलप करा IBM ने 1981 में, और ये ही अपने आप में पहला रंगीन मॉनिटर डिस्प्ले करने वाला मानक बना, यानी कि पहली बार ऐसा मॉनिटर डेवलप हुआ जो कि कलरफुल था, और वो कलरफुल हो पाया केवल इस वीडियो स्टैंडर्ड के कारण, जिसका नाम है कलर ग्राफिक्स एडेप्टर। जिस तरह मोनोक्रोम 2 कलर्स को सपोर्ट करता था, ब्लैक और व्हाइट, यहाँ पर CGA 4 कलर्स को सपोर्ट करता था, 4 कलर्स। ये 4 कलर्स का कॉम्बिनेशन हालांकि कई सारे कलर्स को बनाता था और कई सारे कलर्स की अवेलेबिलिटी हमको दिखाई देती थी, परंतु बेस यानी मूल रूप से देखा जाए तो इस तरह के वीडियो स्टैंडर्ड में केवल 4 ही कलर होते थे। अगला वीडियो स्टैंडर्ड EGA मार्केट में आया, जिसे एनहेंस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। स्वाभाविक है कि इस एडेप्टर के आने से वीडियो के स्टैंडर्ड में और वृद्धि हुई, वीडियो की क्वालिटी और बढ़ी, और वो इसलिए भी बढ़ी क्योंकि इस तरह के डिस्प्ले सिस्टम में 16 अलग अलग कलर्स को सपोर्ट किया गया था। यहाँ पर मैं आपको याद रखने का एक तरीका बता दूं कि मोनोक्रोम 2 कलर्स को सपोर्ट करता था, इसके बाद 2 कर दीजिए 4, तो 4 कलर सपोर्ट करता था CGA यानी कलर ग्राफिक्स एडेप्टर, और फिर 4 16 कलर्स को सपोर्ट करता है EGA यानी एनहेंस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर। स्वाभाविक रूप से जैसे यहाँ पे कलर्स की संख्या बढ़ी है तो कलर्स के कॉम्बिनेशंस बढ़े और पिक्चर क्वालिटी और भी ज्यादा बेहतर हो गई इस एडेप्टर के माध्यम से। EGA के बाद VGA
नाम का वीडियो स्टैंडर्ड अवेलेबल हुआ, जिसे वीडियो ग्राफिक्स एरे के नाम से जाना जाता है। 1987 में इसे डेवलप किया गया और इसके बाद ही रेजोल्यूशन जैसी चीज हमारे सामने आई और 640 बाई 480 रेजोल्यूशन, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि ये पिक्सेल्स की संख्या है, 640 हॉरिजॉन्टली पिक्सेल्स की संख्या और 480 वर्टिकली यानी खड़े में उपलब्ध पिक्सेल्स की संख्या। पिक्सेल्स की संख्या बढ़ने के कारण क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर हुई, पिक्चर क्वालिटी और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो गई EGA की तुलना में। मॉनिटर के साथ साथ धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी टीवी के साथ भी प्रयोग में ली गई और कलर टीवी जो हमारे सामने आई वो कहीं ना कहीं इस वीडियो स्टैंडर्ड का ही यूज करती थी। VGA के बाद अगली वीडियो स्टैंडर्ड जो हमारे सामने आई वो थी SVGA यानी सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। यहां पर इस ग्राफिक्स एडेप्टर में 256 कलर्स का इस्तेमाल किया गया। स्वाभाविक है, 256 कलर्स की अवेलेबिलिटी होने के कारण रेजोल्यूशन और ज्यादा बेहतर हुआ, पिक्चर की क्वालिटी और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज हुई और VGA की तुलना में और ज्यादा क्लियर वीडियो स्टैंडर्ड हमको दिखाई दिया। अगला वीडियो स्टैंडर्ड है एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे में 65,536 कलर कॉम्बिनेशंस का यूज किया गया। याद आप इस तरह से रखिएगा कि पिछले SVGA में 256 कलर्स का यूज किया, 256 का इंटू अगर आप 256 से करेंगे तो आपको 65,536 रिसीव होगा। तो इन्हें याद रखना आसान है। मोनोक्रोम में 2 कलर्स, इसके बाद मैंने आपको CGA बताया था 4 कलर्स, उसके बाद 16 कलर्स, फिर 256 कलर्स और 256 कलर्स के बाद अब 65,536 कलर्स। तो यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि समय के साथ साथ वीडियो स्टैंडर्ड्स इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि पिक्चर क्वालिटी ऑप्टिमाइज हुई है ज्यादा कलर्स की अवेलेबिलिटी होने के कारण। समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी कैपेबल हुई, कलर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो स्वाभाविक है कॉम्बिनेशंस भी बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशंस बढ़ते हैं तो पिक्चर की क्वालिटी वीडियो स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली एनहांस होती ही है। और यहीं पर यह बताया गया है कि उच्च गुणवत्ता ग्राफिक्स होने के कारण DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग और चिकित्सकीय ग्राफिक्स जैसे तरह तरह की रिपोर्ट्स आप देखते हैं, मेडिकल साइंस में तरह तरह की रिपोर्ट जनरेट होती हैं एक्सरे के बाद, या अलग अलग तरह की हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है, तो कहीं ना कहीं अच्छे ग्राफिक्स होने के कारण बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाने लगा। तो समय के साथ साथ अलग वीडियो स्टैंडर्ड्स हमारे सामने आते रहे हैं। स्क्रीन को मैं थोड़ी देर के लिए रोक लेता हूं ताकि आप इसे नोट कर लें।